नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी के पेपर के लिए दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की और उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों उसकी चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों, अभी तक हमने कुल 7 वीडियो के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया दोस्तों, और आज के इस वीडियो में उससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आप भी आर्कियोलॉजी से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आइए बिना कुछ समय गवाए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि लिब्बी की रेडियो जो कार्बन तिथि है, इस प्रणाली की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आर्कियोलॉजी में, पुरातत्व में डेटिंग मेथोडोलॉजी जो है दोस्तों ये कई प्रकार की है। जैसे फ्लोरीन टेस्टिंग मेथोडोलॉजी है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, थर्मोल्यूमेंसिस है, फिशन ट्रैक है। तो उसी प्रकार दोस्तों आपका ये रेडियो कार्बन डेटिंग भी है दोस्तों। और इस रेडियो कार्बन डेटिंग की शुरुआत की गई थी एफ बिलियर्ड लिब्बी के द्वारा। किसने किया था? एफ बिलियर्ड लिब्बी ने किया था। और इसका प्रारंभ हुआ दोस्तों 1952 में। कब? 1952 दोस्तों। कार्बन जो तिथि विधि है, कार्बन तिथि प्रणाली है दोस्तों, जो कि C14 डेटिंग पर आधारित है दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई थी। किसने खोज किया था? एफ बिलियर्ड लिब्बी। अगला प्रश्न दोस्तों कि साइट कैचमेंट एनालिसिस, जो कि आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिद्धांत का, इस थ्योरी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और इसको सर्वप्रथम दिया था वीटा फिंजी एंड हिक्स ने। 2 लोगों ने दिया था दोस्तों, वीटा फिंजी एंड हिक्स के द्वारा दोस्तों ये साइट कैचमेंट एनालिसिस जो थ्योरी है उसको दिया गया था। ध्यान रखेंगे नाम, वीटा फिंजी एंड हिक्स। कौन सा थ्योरी दिया था? साइट कैचमेंट एनालिसिस। अगला प्रश्न दोस्तों कि किसी पुरास्थल का उत्खनन, अर्थात कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट, इसका उत्खनन कैसे किया जाए, इसे तो बताना कठिन है, परंतु यह बताया जा सकता है कि कैसे उत्खनन न किया जाए। यह जो कथन है यह किस व्यक्ति का है दोस्तों? तो यह कथन है सर मार्टिमर व्हीलर का। दोस्तों, मार्टिमर व्हीलर के द्वारा ही दोस्तों क्या कहा गया था कि किसी पुरास्थल का उत्खनन किस प्रकार से किया जाना चाहिए ये तो बताना कठिन है, लेकिन किस प्रकार से नहीं करना चाहिए, हमको कौन सी प्रकार से बचना चाहिए ये बताना आसान है। और यह स्टेटमेंट था सर मार्टिमर व्हीलर का। यही मार्टिमर व्हीलर दोस्तों जिन्होंने तक्षशिला, आपका साथ में अरिका मेडू जैसे पुरातात्विक स्थलों की खुदाई की है। साथ में दोस्तों भारत के जो स्तरीकरण के प्रमुख माने जाते हैं, जिन्होंने भारत में पुरातत्व में स्तरीकरण के प्रारूप को लेके आए, स्टैटिग्राफी के जो कॉन्सेप्ट इंडियन में लेके आए, वो दोस्तों मार्टिमर व्हीलर को ही जाता है। हालांकि विश्व में स्तरीकरण का प्रयोग पिट रिवर्स के नाम पर है, लेकिन भारतीय पुरातत्व में जो प्रयोग किया था दोस्तों मार्टिमर व्हीलर ने ही किया था। तो आप इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि पुरातत्व में, अर्थात आर्कियोलॉजी में, जो प्रारूपमकता की अवधारणा का प्रारंभ है, स्टैटिग्राफी का जो आरंभ है, इसको किसने दिया था? दोस्तों इसे दिया था पिट रिवर्स ने। दोस्तों किसने दिया था? पिट रिवर्स के द्वारा दोस्तों यह जो कॉन्सेप्ट है प्रारूपमकता का वह दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि कोट दीजी दोस्तों, जो कि एक हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों ये जो कोट दीजी हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और इसके एक्सकवेशन और किया था किसने? इसको उत्खननकर्ता कौन थे दोस्तों? तो F.A. फजल जी दोस्तों, F.A. फजल के द्वारा कोट दीजी का उत्खनन किया गया। यह एक हड़प्पन पुरास्थल है, और यह किस नदी के किनारे दोस्तों स्थित है? तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जो ताम्रपुरा पाषाण में सिंचाई का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है वह कहाँ से देखने को मिलता है? तो वह कौन सा ऐसे चाल्कोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ से हमको इरिगेशन सिस्टम का प्रमाण मिलता है, हमें सिंचाई का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है दोस्तों? तो वह चाल्कोलिथिक पीरियड का साइट है इनाम गांव। दोस्तों इनाम गांव से हमको कृत्रिम सिंचाई कह लें या फिर सिंचाई व्यवस्था को जो हमको प्राचीनतम प्रमाण वहाँ से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस कारण कालीबंगा वीरान हुआ? दोस्तों आप लोगों ने
हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कई सारे थ्योरी सिद्धांत पढ़े होंगे, जिसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। किसी ने बाढ़ के कारण सभ्यता के विनाश की बात कही, किसी ने भौगोलिक परिदृश्यों के कारण कही, किसी ने पारिस्थितिकी असंतुलन की बात कही, किसी ने ज्वालामुखी विस्फोट की बात कही, तो किसी ने दोस्तों उस समय के जो भूखमरी अकाली है उसकी बात कही। तो कई प्रकार के सिद्धांत दिए गए। तो दोस्तों जो कालीबंगा के विनाश का कारण माना जाता है वह माना जाता है जो घग्गर नदी है, जो कि सरस्वती की सहायक नदी थी दोस्तों, इसके स्वरूप में, इसके मार्ग में परिवर्तन हो गया। इसी कारण घग्गर के नदी के मार्ग में परिवर्तन होने के कारण, स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण जो कालीबंगा पूरा स्थल दोस्तों यह क्या हो गया, वीरान हो गया, अर्थात ये धीरे धीरे क्या हो गया, नष्ट हो गया। कालीबंगा क्यों फेमस है, तो यहाँ से यज्ञ वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। और कभी कभी पूछता है कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो ध्यान रखिएगा कालीबंगा का अर्थ होता है ब्लैक बेंगल्स, अर्थात काली चूड़ियाँ। अगला प्रश्न दोस्तों कि मथुरा के उत्खनन करता कौन है, हु इज द एक्सकेवेटर ऑफ मथुरा। तो मथुरा के उत्खनन करता है दोस्तों MC जोशी। कौन दोस्तों, MC जोशी दोस्तों मथुरा के उत्खनन करता है। जैसे ही मथुरा नाम आए तो मथुरा का एक धर्म से बड़ा संबंधित वहाँ पे स्तूप मिला है, जिसको हम लोग जैन धर्म का स्तूप बोलते हैं। और यह कहाँ से मिला है दोस्तों, तो यह मिला है कंकाली टीला से। तो यह भी आप कोरिलेट करके याद रख लेंगे। यदि प्रश्न पूछे कि जैन धर्म का जो कंकाली टीला से मिला है स्तूप, यह किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। या फिर प्रश्न पूछ सकता है कि मथुरा में जैन धर्म से संबंधित स्तूपों के प्रमाण हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो कंकाली टीला से देखने को मिलते हैं। तो आपको सभी प्रकार के प्रश्न आपको दिमाग में रखने होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि महाभारत का स्थल जो कि इंद्रप्रस्थ वहाँ हमको वर्णित मिलता है, यह वर्तमान में किससे समीकृत है दोस्तों, तो यह वर्तमान में पुराना किला जो दोस्तों दिल्ली में स्थित है, इससे इसका समीकरण किया जाता है महाभारत का स्थल इंद्रप्रस्थ को। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि शिशुपालगढ़ जो नगर है दोस्तों, यह पुरास्थल कहाँ पर स्थित है, तो शिशुपालगढ़ जो दोस्तों पुरास्थल है यह स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, उड़ीसा में स्थित है। और दोस्तों ये जो शिशुपालगढ़ है इसका एक्सकेवेशन, इसका उत्खनन किया था BB लाल सर ने। किसने किया दोस्तों, BB लाल सर के द्वारा शिशुपालगढ़ का उत्खनन किया गया है। उड़ीसा स्थापत्य के लिए अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों। साथ में दोस्तों ये जो उड़ीसा क्षेत्र है यहाँ पर हमको कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और अन्य कई सारे हमको स्थापत्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो खैर दोस्तों ये सभी चीज़ें पॉइंट आप अपने माइंड में ध्यान रखेंगे। खासकर जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उड़ीसा स्थापत्य में बने हुए जो मंदिर हैं उनके निर्माणकर्ताओं एवं उनकी शैलियों के बारे में पढ़कर अवश्य जाएं। यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि गैरिक मृदभांड जिसको हम लोग OCP भी बोलते हैं, अकर कॉलर्ड पॉटरी भी बोलते हैं दोस्तों, वहाँ से लेके प्रारंभिक मध्यकाल तक अर्थात इनिशियल मिडिल कह लें, मिडाइवल पीरियड तक कह लें, उसका सांस्कृतिक अनुक्रम कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों, तो यह अनुक्रम प्राप्त हुआ है श्रृंगवेरपुर से दोस्तों। और इसकी उत्खननकर्ता कौन है दोस्तों, इसके उत्खननकर्ता है आपके BB लाल सर। कौन है दोस्तों, BB लाल सर इसके उत्खननकर्ता हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि महापाषाणिक पुरास्थल मेगालिथिक पीरियड जो काकोरिया है यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो काकोरिया जो मेगालिथिक स्थल है यह विंध्य क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि लकड़ी के पट्ट पर जो अवशेष हमको प्रारंभिक ऐतिहासिक जमाव से उत्खनन में प्राप्त हुए हैं यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा ये बात कर रहा है प्रारंभिक ऐतिहासिक जमाव अर्थात अर्ली हिस्टोरिकल फेज की बात कर रहा है, न प्रोटो हिस्टोरिकल फेज की बात कर रहा है, न प्री हिस्टोरिकल फेज की बात कर रहा है, मतलब हिस्टोरिकल फेज की बात कर रहा है जहाँ से हमको रिटन एविडेंस देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ऐसा कोई लकड़ी का पट्ट जो अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड का है वह मिला है दोस्तों हमको राजगृह से। कहाँ से मिला दोस्तों, राजगृह से मिला है। और अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक संरचनात्मक मंदिर कहाँ पे हमको इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो सांची में हमको मंदिर की जो प्रारंभिक संरचना है उससे संबंधित प्रमाण देखने को मिलते हैं। एक और प्रश्न पूछता है कि सांची का जो स्तूप संख्या 1 है उसके मूल जो संरचना है उसका निर्माण किसके शासनकाल में किया गया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे उसका निर्माण किया गया है राजा अशोक के शासनकाल में जो कि मौर्य वंश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है
कि भारत में प्राचीनतम स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। प्राचीनतम स्तूप स्थित है आपके भरहुत में। कहाँ पर स्थित दोस्तों? भरहुत में स्थित है। वहीं अगला प्रश्न है कि अहिच्छत्र से प्राप्त जो गंगा यमुना की मृण मूर्तियां आकृतियां मिली हैं, यह किस विधि द्वारा इनका निर्माण किया गया है? सबसे पहले बात दोस्तों कि प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि गंगा यमुना की मृण मूर्तियों का प्रमाण हमको कहाँ पे प्राप्त होता है दोस्तों? तो यह प्राप्त होता है अहिच्छत्र से। और दोस्तों इनका निर्माण किया गया है एक सांचे विधि से, जिसको हम लोग सिंगल मोल्डेड का स्कल्पचर भी बोल सकते हैं दोस्तों। गुप्त काल में दोस्तों दो प्रकार की विधि से किसी मूर्ति का निर्माण किया जाता था। सिंगल मोल्डेड अर्थात एक सांचे से, डबल मोल्डेड अर्थात दो सांचे से। तो ये जो मूर्तियां दोस्तों गंगा यमुना की अहिच्छत्र से मिली हैं, ये सिंगल मोल्डेड बनी हैं। और ये किस काल की हैं ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, यह गुप्त काल की हैं। कब की हैं दोस्तों? यह गुप्त काल की हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि जो यौधेय सिक्के हैं, इनके टंकण की विधि अर्थात बनाने की विधि कौन कौन सी है दोस्तों? तो यौधेय सिक्कों को पहले सांचे में ढालकर भी बनाया जाता है, चिन्हित कर उनका सिंबल बनाकर, या फिर ठप्पा लगाकर दोस्तों भी यौधेय सिक्कों का निर्माण किया जाता है। दोस्तों आप सभी को जनपदीय सिक्कों के बारे में पढ़ना होगा, जैसे यौधेय सिक्के हैं, अर्जुनायन के सिक्के हैं, मगही सिक्के हैं, गधैया सिक्के हैं। ये सभी सिक्के दोस्तों जो कि जनपदीय स्तर पर हैं, इनको आपको पढ़ना होगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप लोग पढ़ के एक बार रिमाइंड करके जाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रश्न छूटने न पाए। अगला प्रश्न दोस्तों कि हेलियोडोरस का जो स्तंभ का निर्माण है यह किसने किया था? तो हेलियोडोरस का जो स्तंभ निर्माण दोस्तों यह किया गया था भागभद्र के द्वारा। किसने किया दोस्तों? भागभद्र ने हेलियोडोरस के स्तंभ का निर्माण किया था। दूसरा पूछता है कि हेलियोडोरस का जो स्तंभ है, इसका निर्माण जो किया गया, यह किस धर्म को संबंधित है दोस्तों? तो इस धर्म को संबंधित है, यह भागवत धर्म को संबंधित है। कौन से धर्म को संबंधित है दोस्तों? भागवत धर्म को संबंधित है। दोस्तों इस हेलियोडोरस का इसको गरुण स्तंभ भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। किसने निर्माण कराया? भागभद्र ने निर्माण कराया है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि किस तकनीक सांस्कृतिक चरण से हमको फोरे स्मिथ स्थल का संबंध हमको स्थापित कर सकते हैं हम लोग? तो दोस्तों इसको स्थापित किया जाता है मेसोलिथिक पीरियड से अर्थात मध्य पुरा प्रस्तर काल से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मध्य पुरा प्रस्तर काल से दोस्तों फोर स्मिथ का स्थल का संबंध होता है। वहीं पर दोस्तों बात करें कि एशिया के किस स्थल से प्राचीनतम अग्नि का प्रयोग ज्ञात है? दोस्तों हमने आपको बताया कि एशिया का वह स्थल कल ही बताया दोस्तों, चौकोतियन गुफा दोस्तों जो है, जो कि चीन में स्थित है। और ये चूने की गुफा है दोस्तों, यहाँ से हमको अग्नि के प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलते हैं। साथ में दोस्तों एक और प्रश्न इस गुफा से बनता है कि चौकोतियन गुफा जो चीन की है, यहाँ से कौन से मानव प्रकार की प्राप्ति हुई है? तो होमो इरेक्टस का एक दोस्तों मानव प्रकार है, जिसको हम लोग पेकिंग मानव बोलते हैं। ये पेकिंग मानव का प्रकार दोस्तों यहीं से प्राप्त हुआ है। और कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है कि जो चीन की गुफा चौकोतियन गुफा से पेकिंग मानव की प्राप्ति हुई है, ये निम्नलिखित में से किस मानव प्रकार से संबद्ध है? ये होमो इरेक्टस है, होमो हैबिलस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, निएंडरथल है, क्या है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये होमो इरेक्टस का एक प्रकार है। और यहाँ पे दोस्तों ये गुफा किस लिए फेमस है? क्योंकि ये एशिया में सबसे प्राचीनतम अग्नि का प्रमाण हमको देने को मिलता है। किस प्रकार की गुफा है? तो यह एक चूने की गुफा है, लाइम केव है। अगला प्रश्न दोस्तों कि नतूफियन कल्चर में दोस्तों जो प्रमुख उपकरण हमको मिलते हैं, उनके प्रकार कौन से दोस्तों? तो हमको लघु अश्म उपकरण, लघु पाषाण उपकरण, जिनको हम लोग माइक्रोलिथ बोलते हैं दोस्तों, उनकी प्राप्ति हमको नतूफियन कल्चर से देखने को मिलती है। ये किस काल से संबंधित है? जब भी एक प्रश्न आता है कि जो लघु अस्मक हैं, माइक्रोलिथ्स हैं, इनका संबंध किस संस्कृति से है, ये किस काल को दर्शाते हैं दोस्तों? तो ये दर्शाते हैं आपके मध्य पाषाण काल को, मेसोलिथिक पीरियड को। दोस्तों आप लोगों को प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कि आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, उसमें उपकरण के प्रकारों एवं उससे संबद्ध संस्कृतियों के बारे में एक नए क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेगा। जैसे लोअर पैलेलिथिक काल में चॉपर चॉपिंग है, अपर पैलेलिथिक काल में आपका ब्लेड ब्यूरिन हमको देखने को मिलता है, मेसोलिथिक पीरियड में हमको माइक्रो देखने को मिलता है। तो ऐसे सभी जो आपको हैं उसको संबंधित जो टूल्स हैं और उस कौन सा कल्चर उससे संबंधित है, ये आपको पढ़ के जाना होगा। ये सभी आप पढ़ के जाएंगे।
अगला प्रश्न दोस्तों कि विशिष्ट अर्थात टिपिकल मोस्टेरियन जो कल्चर है इसका निर्माता कौन है दोस्तों? तो इसका निर्माता है निएंडरथल। कौन दोस्तों? निएंडरथल जो है दोस्तों ये विशिष्ट या टिपिकल मोस्टेरियन संस्कृति का निर्माता माना जाता है। यह दोस्तों निएंडरथल की जब भी बात आएगी तो निएंडरथल दोस्तों वही प्रथम ऐसा मानव है जिसने पहली बार अपने पूर्वजों का समाधान के द्वारा उनको दफनाया था। अर्थात ह्यूमन बरियल्स का प्रमाण किस मानव से संबंधित है दोस्तों? तो यह संबंधित है निएंडरथल के द्वारा। तो प्रश्न ये भी बनता है आपके एग्जाम में कि किस मानव ने सर्वप्रथम समाधान की प्रक्रिया अपनाई? तो वो दोस्तों है निएंडरथल मानव। अगला प्रश्न दोस्तों कि उच्च विला फ्रांसियाना जो ग्रुप है उसमें निम्न का पशु वर्ग क्या था? तो किस काल से संबंधित था दोस्तों? तो वह था लोअर होलोसिन निम्न प्राचीनतन काल से संबंधित दोस्तों कौन सा दोस्तों पशु वर्ग? तो दोस्तों उच्च विला फ्रांसिया पशु वर्ग। अगला प्रश्न दोस्तों कि उष्मादीप्ति तिथि जिससे हम लोग थर्मोल्यूमिनेसेंस टेक्नोलॉजी मेथोडोलॉजी बोलते हैं इसका प्रयोग निम्नलिखित पर किस पर किया जाता है? तो हमने आपको शुरू में ही कई वीडियो में बताया है कि आर्कियोलॉजी में कई प्रकार की तिथि विधि है, डेटिंग टेक्नोलॉजी है, डेटिंग मेथड है। उसी में से दोस्तों एक विधि है उष्मादीप्ति तिथि विधि जिसको हम लोग थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि भी बोलते हैं। यह दोस्तों उन मृद भांडों पर किया जाता है जिनको पकाकर बनाया गया हो। तो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं दोस्तों जिनको आग में पकाकर बनाए गए हों उनके तिथि को ज्ञात करने के लिए थर्मोल्यूमिनेसेंस टेक्नोलॉजी मेथड का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में एक और प्रश्न पूछ सकता है कि फ्लोरीन विधि किस में उपयोग में लाई जाती है? तो फ्लोरीन जो टेस्टिंग होती है ये लाई जाती है हड्डियों के अनुमान लगाने के लिए कि हड्डी कितनी प्राचीन है, उसके प्रयोग से हम लोग तिथि ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्लोरीन टेस्टिंग हड्डियों पे होती है, थर्मोल्यूमिनेसेंस उष्मादीप्ति मृद भांडों पे होती है, बर्तनों पे होती है, कार्बन डेटिंग जले हुए अनाज के दानों इत्यादि पर होती है, जो ज्वालामुखी राख है इसमें पोटेशियम आर्गन डेटिंग होती है, उसके अलावा जो फिशन ट्रैक है वो ज्वालामुखी राख पर होती है। इसके अलावा डेंड्रोक्रोनोलॉजी है जिसको हम लोग वृक्ष वलय तिथि विधि कहते हैं, वो वृक्षों के जो हमको टुकड़े मिलते हैं उनके वलयों के आधार पर उनके जो वलय होते हैं उनके काउंटिंग के आधार पर करते हैं। तो कई सारे डेटिंग विधि हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं और सभी लोग पढ़ के जाएंगे। और आज का अंतिम का प्रश्न है कि क्रोपोलॉजी क्या है? तो क्रोपोलॉजी है विष्ठा अवशेषों का अध्ययन। दोस्तों जो भी मल त्याग करते हैं विष्ठा होता है उनके अध्ययन से संबंधित जो भी स्टडी है जो भी अध्ययन है उनको क्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो छोटी ज़रूर रही है लेकिन आपकी वीडियो काम की होगी, आपके प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, वीडियो काम की लगी हो दोस्तों अपने चैनल को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।